बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम में गहरी होती दरारें, सेनेट इजलास से कबल दो धड़ों का अलग अलग से इजलास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में बढ़ती दूरियां। आने वाले दिनों में क्या पीडीएम पुराने तर्ज पर मुत्तहिद हो पाएगी? आज जब सेनेट का इजलास हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह मुतालिबा किया गया कि हमें अलग बेंचेस अलॉट किए जाएं, उसके साथ साथ जब आजम नजीर तारड़ साहब की जानिब से सेनेट इलेक्शन का जिक्र किया गया और उसमें कायदे हिज़्बे इख्तलाफ के हवाले से ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से तोहफे आने का जिक्र छेड़ा गया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो यह एतराज उठाया गया था। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बुरा मान गए और एहतजाजन वॉकआउट कर गए। तो आने वाले दिनों में पीडीएम का मंजरनामा क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ चलेगी या फिर उससे अलहदा होकर ही पीडीएम अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएगी? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिस तरह का तर्ज अमल अपनाया जा रहा है, अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो जाती है तो नुकसान पीडीएम को होगा या पीपल्स पार्टी को होगा? जी, नुकसान तो पीपल्स पार्टी को ही होगा, बिकॉज बड़ी एक मेहनत के बाद पिछले साल सितंबर में पीडीएम का कयाम पजीर हुआ था और उसका मकसद यही था कि 74 साल का जो सबक है वो उस पीडीएम के 27 नुकाती एलामिये में दर्ज है, पाकिस्तान की सियासत का, जमहूरियत का, आइन की अमलदारी का, कि हम सब पार्टियों ने माजी में जो गैर आइनी मुदाखलत होती है पाकिस्तान के उमूर में उसका फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन अब ये पार्टियां मुत्तहिद हुई थी ताकि आने वाले दिनों में हमारी कम से कम अगली नस्ल जो है वो साने ना देखे जो हमने देखे हैं। मुल्क में बार बार जमहूरी अमल का तातुल, मुल्क का टूटना, मुल्क में मार्शल लॉ लगना, मुल्क की सियासत में तरोड़ मरोड़ होना, ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें सियासी पार्टियां भी शामिल रही हैं। लेकिन अब हमारा मकसद अभी तक यही मौजूद है कि वो जो 27 नुकात हैं 20 सितंबर 2020 के, उन्हीं पर चला जाए। और मैं अभी भी ये समझता हूं कि जो चीज़ें हमें अलहदा करती हैं पीपल्स पार्टी से वो कमज़ोर है और जो चीज़ें हमें इकट्ठा करती हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि इकट्ठा करने में 2006 का जो एक मिसाक जमहूरियत था जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान साइन किया गया था, उसके बाद हमने मिलकर 18वीं तरमीम की, हमने एनएफसी अवार्ड किया, तो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं मुल्क की जो वादानियत के लिए, जो हम अब हमारे रिकॉर्ड मुश्तरका रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो हमें उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए, बजाय ये कि आर्जी तौर पर ये जो सेनेट की कुछ ओहदे हैं उस पर हम एक दूसरे से इख्तलाफ करें। और हम सबको ये बैठ कर सोचना चाहिए कि आर्जी तदबीर और हिकमत अमली में बहुत फ़र्क होता है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में शीरी रहमान ने कहा कि पीडीएम की क़यादत बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून कौन होती है हमें शोकास नोटिस देने वाली, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को शोकास नोटिस दे, हम किसी शोकास नोटिस का जवाब नहीं देंगे। तो आप क्या समझते हैं ये तलखियाँ बढ़ने से? आप कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे मसले हैं वो ख़त्म हो और आगे हम इकट्ठे चल सकें, मगर ये पीपल्स पार्टी के बड़ी अहम रहनुमा है शीरी रहमान, उनके इस मौक़िफ़ के बाद आपको नज़र आता है कि आप इकट्ठे चल सकेंगे? जी, यही हम सब के बालिग नज़री के लिए चैलेंज है सियासी जमातों के लिए, और अगर हमने उसी बालिग नज़री का सबूत दिया जो 2006 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने दिया था, तो हम इकट्ठे होकर बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, माजी में तो 2006 में भी तो पूरी 90 की दिहाई की बहुत सख्त तलखियां जो थीं और एक दूसरे के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था, तनकीद थी, वो गैर मैं कहूँगा महज़ब तक हद तक तनकीद हुई थी, एक दूसरे पे हमने की थी। तो 2006 में उसी से आगे हम बढ़े थे, इसलिए कि उन दो लीडरान को, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को, ये बात समझ आ गई थी कि असल जो चैलेंज है
जिसके लिए बिराखिर 14 साल लगे पीडीएम बनने में, वो इस मुल्क में आइन की अमलदारी है और मुल्क में से जो मावराए आइन मुदाखलत है उसको खत्म करना है। असल चैलेंज वो है। तो वो चैलेंज अगर सामने रखा जाए तो ये जो अभी ठीक है, जो सेनेट में अब वो पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने एक बात की है, तो एक दूसरे से जवाब दर जवाब की बजाय जो हमें अंग्रेजी में कहते हैं आईज ऑन द प्राइज, हमें जो हासिल करना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए कि मुल्क में आइन की अमलदारी और जमहूरियत मुस्तहकम है, उसके ऊपर हमें अपनी नजरें रखनी है, बजाय ये कि हम इस बात से डी ट्रैक हो जाएं कि किसने क्या कहा है और उसने ये कहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी तल्ख बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से तल्ख बातें हो रही हैं, लेकिन ये एक डिस्ट्रैक्शन है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पार्टी के चेयरमैन को सियासी नौमौजूद कह दिया जाए तो फिर पीछे बचता क्या है? कौन सा मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे? हर रोज बातें यही होती हैं कि तलखी किसी इंजाम को पहुंच जाएगी, मुफाहमत का रास्ता अपना लिया जाएगा, फिर रोजमर्रा कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड कर दिया जाता है, ये इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि फिर से बात उसी नहज पे आन पहुंचती है। जी देखिए, यही हर रोज रोजे हिसाब है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू एहतियात से करें। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तल्ख गुफ्तगू हो रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी तल्ख गुफ्तगू हो रही है, जो कि गैर ज़रूरी है। और इससे जिस तरह मैंने कहा कि हमारा मकसद तो मीडिया को आज़ाद करना है, हमारा मकसद तो अदलिया को आज़ाद करना है, हमारा मकसद तो मिसिंग पर्सनस को ढूंढना है, हमारा मकसद तो मुल्क के जो जमहूरी अमल है और इलेक्शंस हैं उसमें से मावराइन आइन मुदाखलत को ख़त्म करना है, हमारा मकसद तो पाकिस्तान के चारों सूबों को इस वफाकियत के धारे में लेकर आना है। तो मकसद ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे से कहेंगे जी सेनेट में अपोजिशन लीडर कौन होगा बहुत जल्द। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक वक्ती तौर पर जरूर तलखी बढ़ रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रमजान के महीने में हम मिलकर बैठकर इंशाल्लाह इस मामले को हल कर लेंगे और रमजान के बाद एक मुतफ़िक़ा लाए के साथ आगे चलेंगे। एक दूसरे की बातें हम एक दूसरे को दरगुजर साहब, आपने कहा कि एक दूसरे को बिल्कुल दरगुजर करनी चाहिए, क़यादत बयानात देती है, लेकिन आज तो आपकी तरफ से जो अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार थे आजम ज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने तो दरख्वास्त कर दी है कि जनाब हमें अलग बेंच दिए जाए, असल अपोजिशन हम हैं। तो क्या उनका मौक़िफ़ क़यादत की इजाज़त के बगैर है, या उनका ये बयान या उनका ये चेयरमैन सेनेट को ये सब कुछ कहना क्या क़यादत की इजाज़त के बगैर है, उनका ज़ाती ख्याल है? इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने पीडीएम की जो सेनेट में इस वक्त 5 जमात, पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी के अलावा 8 जमातें थी, उनमें से 5 ऐसी हैं जिनकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी है। वो उन 5 जमातों का एक इजलास शाहिद खान अब्बासी साहब की रिहाइशगाह पर हुआ था और वहां ये फैसला हुआ था कि हमें जब तक पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू नहीं हो जाती और इस बात को यकीनी नहीं बनाया जा सकता कि अपोजिशन के बेंचों पर हुकूमती, आज तो खैर तारड़ साहब ने को तोहफे कह दिया, लेकिन हुकूमती अरकान जब तक अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं तब तक इसको दुरुस्त मानों में अपोजिशन करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अरकान ऐसे हैं जिन्होंने उस 27 नुकाती एलामिये पर दस्तखत नहीं किए हुए, वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो हमें जो है वो अगर पीपल्स पार्टी से आने वाले दिनों में गुफ्तगू होती है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मामला हल हो जाएगा, तो फिर ये अपोजिशन वाला मामला भी दुरुस्त हो जाएगा। और अभी चूंकि अब एक दूसरे के खिलाफ जज्बात भड़के हुए हैं तो ऐसे बयानात होंगे, लेकिन चूंकि सेनेट में अगर आप वो क्लेम करते हैं कि 30 है उनके पास अपोजिशन के अरकान, हमारे पास 27 हैं, फिर तो एक वाजे एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मिलकर जो है वो अदम एतमाद करें। और अदम एतमाद तभी हो सकता है जब मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद करने वालों के दरमियान एतमाद हो और वो वाला वाकया ना हो जो सितंबर 2019 में हुआ था। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सुलह सफाई होती है, मामला हल होता है, तो किन शराइत की बुनियाद पर होगा? जी शराइत तो यही होंगी, मेरे ख्याल में मैं इस पे क्या सराही कर सकता हूं, लेकिन पीडीएम का इजलास होगा कि हम कम से कम अगर इस्तीफों पर हमारा नहीं हो रहा पूरी तरह इत्तफाक, तो फिर कम से कम हम लॉन्ग मार्च एक भरपूर ईद के बाद करें मिलकर, और ख़ास तौर पे जब बजट सेशन आने वाला है और इस हुकूमत की नालायकी और बदइंतज़ामी की वजह से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे गालिबन
ज्यादा तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन बजट होगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि किस तरह बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और बढ़ाने का एक उनका प्लान भी है, टैक्स बढ़ाने का प्रोग्राम है IMF की डिक्टेशन के तहत। तो हमें बजट के दौरान एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि जो आवाम की हमने नुमाइंदगी करनी है, खासतौर पर आवाम की जो मुआशी मुश्किलात हैं, रोजगार की मुश्किलात हैं, अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई है, ये सारे इश्यूज को बुनियाद बनाकर हम फौरी तौर पर रमजान के बाद एक लॉन्ग मार्च करें और फिर बजट सेशन में एक दफा फिर हुकूमत की भरपूर मजामत करें। और मुस्तकीर साहब, आपने कहा कि सिर्फ इसी पे कंप्रोमाइज़ होगा कि हम भरपूर लॉन्ग मार्च करें। इस्तीफ़ों का मामला फिर ख़त्म हो गया, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आपने मान लिया कि वो वहाँ पे बाकायदा सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, फिर इन दोनों मामलों पे तो अब बात नहीं ना होगी। नहीं, देखिए, गिलानी साहब को तभी माना जाएगा जब उनकी सफ़ों में से जो हुकूमती अरकान हैं वो निकाले जाएंगे। वो निकलेंगे तो गिलानी साहब फिर अपोजिशन लीडर रहेंगे कैसे? अच्छा, वो निकल गए तो क्या आप गिलानी साहब की हमायत करेंगे? यही तो यही एक सवाल है खान साहब। अगर वो निकल गए, अगर वो निकल गए तो फिर क्या मुस्लिम लीग नून उनको अपोजिशन लीडर बनाने में हमायत करेगी? जी, यही मुज़ाकरात तो PDM के अंदर होने हैं और हमें ये जो हालिया दिनों में जो तलखी हुई है उससे ये एहसास हुआ है कि सरबराही इजलासों से पहले PDM को उस इजलास से कबल बड़ी भरपूर मुशावरत करनी चाहिए ताकि उस तरह की तलखी जो उस इजलास में हुई वो ना हो। और हम जो ये इस तरह के मुझे ये बड़ा दुख है कि बड़े माइनर इश्यूज के ऊपर जो है वो इख्तलाफ हो गया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है अगरचे सेनेट के लिए अहम है लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं है जिसके ऊपर ये जो बहुत ही तारीखी इत्तेहाद है जो कोई ताकत हासिल करने के लिए नहीं है। मुस्लिम लीग नून इसकी कुर्बानी दे देगी और आइन की अमलदारी का धारा बदलने इत्तेहाद के लिए मुस्लिम लीग नून कुर्बानी दे देगी? जी, हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपने 83 वोट 100% कौमी असेंबली में जो हमारी नुमाइंदगी है वो गिलानी साहब को पोल किया है। मौलाना के पास 14 वोट हैं, उन्होंने 100% पोल किया है। PDM के पास जितने बकिया वोट थे उन्होंने पोल किए हैं तो गिलानी साहब 169 तक पहुंचकर सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। तो हमने तो पहले भी कुर्बानी दी है लेकिन हमारे पास ये भी तो रिकॉर्ड है ना जी कि 2018 में पीपल्स पार्टी और PTI ने मिलकर अपना चेयरमैन सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन जो है मांडवी वाला साहब को मुंतखब कराया था, वो भी तो एक रिकॉर्ड है। लेकिन हम, जिस तरह मैंने कहा, हम आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अगर हम माजी में जो एक दूसरे के ऊपर हमले किए हुए हैं अगर हम उसी को लेकर चलते रहे तो असल मकसद हल नहीं होगा जो कि इस मुल्क की जमहूरियत को और सियासत को मावराए आइन मुदाखलत से पाक करना है। तो खान साहब, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप पे इल्जाम लगाती है कि आपने पंजाब में मुकमका किया, ये देखिए वो मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि हमने सवाए अपने वोटों की और कोई नशिस्त हासिल नहीं की। तो वो कौन सा मुकमका है कि अगर आपको अपने वोटों के मुताबिक नशिस्तें हासिल हो गई हैं तो मुकमका नहीं है। सिर्फ ये जरूर तो यही हमारे पास पंजाब हम यही जानना चाहते हैं, यही चीज बाकी सूबों में और यही वफाक में भी हो सकता था कि वफाक में भी जिसके बाद जितने वोट थे उनको उनकी नशिस्त मिल जाती। तो इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं। तो अगर ये पंजाब में फार्मूला आप कहते हैं कि ठीक है तो वफाक में और दीगर सूबों में क्यों नहीं? जी, तो ये बात चूंकि हमने पंजाब में जो चौथी सीट थी जिसके लिए हमारे पास तकरीबन 22 MPA मौजूद भी थे 47 में से, हमने वहां से खुद पहले अपना जो रुकन था उसको विड्रॉ किया क्योंकि हम अपनी 3 सीटें इंश्योर करना चाहते थे कि वहां किसी किस्म की कोई मंडी नहीं लगेगी और हम अपनी 3 सीटें जो हैं जिनमें इरफान सिद्दीकी साहब थे, अफनानुल्लाह खान साहब थे जो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान के साहिबजादे हैं और मरियम साहबा की तबीयत के हवाले से बताइएगा। बड़ी तशवीश पाई जा रही है, मरियम साहबा की सेहत के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है और हुकूमती हलकों में यह कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। मरियम साहबा की सेहत कैसी है? क्या वाकई वो पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाना चाहती हैं? उनकी सेहत अच्छी है और वो इस मुल्क की मिट्टी पर रहकर अपना इलाज करवा रही हैं
और करवाएंगी। वो कह चुकी हैं कि मुझे थाली में रखकर भी पासपोर्ट दिया गया, जो इस वक्त अदालत की तहवील में है, हुकूमत की तहवील में नहीं है। तो मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगी, तो वो यहीं हैं, मौजूद हैं, रोबा सेहत है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी जो सियासी एक्टिविटी है उसे दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद की हामी है, नून लीग को क्या खदशात हैं उसमें? जी, खदशात वही बैन ही वही हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने पर है, कि एक ऐसा अमल जिसमें हुकूमती मदद के बगैर आप कामयाब ना हो सकें, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम कोई बार्गेन नहीं करना चाहते। हमारी 166 अरकान हैं और अल्लाह ताला के करम से नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी तरह मुत्तहिद हैं 166 लोग। पीपल्स पार्टी के पास 5 अरकान हैं और 1-2 कुछ और, हमारे पास 5 और मजीद आज़ाद अरकान हैं। 176 की इस वक्त स्ट्रेंथ है हमारे पास, और हमें 10 और वोटों की ज़रूरत है। इस पर मुस्तकिल काम हो रहा है। जब हमें महसूस हुआ कि हम अपने जोर से, अपनी ताकत से पंजाब में अदम एतमाद लाकर हमजा शहबाज साहब पंजाब के वजीर आला बनेंगे, लेकिन उस वक्त तक हम कोई और मदद, मावराए आइन मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी अगर ऑपोजिशन करेंगे तो अपने बलबूते पर करेंगे, हुकूमती इमदाद दरकार नहीं है, और जब ये लगा कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है तो तब आप ये पत्ता शो कर देंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम में वापसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है, शोकॉज का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, और एएनपी उस पर क्या सोच रखती है, और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जानिब से सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी को बैकफिट पे जाने का फिर से मुतालिबा किया जाता है, तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया बहरामंद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बहरामंद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे जो अराकीन हैं वो ये राय नहीं रखते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद होनी चाहिए, इन्हें पीडीएम से निकाल देना चाहिए, हमें अपने तई एहतजाज का दायरा आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ रहनुमा ऐसे हैं, थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी खुर्रम दस्तगीर खान साहब के साथ, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो लफ्जी गोलाबारी है, ये जो तंज के नश्तर हैं, ये हमें रोक देने चाहिए। हम जो एक दूसरे से ऑपोजिशन कर रहे हैं ये हुकूमत के साथ करनी चाहिए। आप इस पे क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए यासिर साहब, आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हम सबको जो चैनल्स पे आते हैं टॉक शोज़ के लिए या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमें सख्ती से मना किया था कि आप पीडीएम की जो लीडरशिप है उनकी बयानात का जवाब न दें। और मेरे ख्याल में एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी भी पॉलिटिकल कैरियर 41 साल है। 1980 से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की है पीपल्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करके आ रहे हैं और भुट्टो ख़ानदान के साथ है और इंशाल्लाह साथ देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ, आज मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि सेनेट फ्लोर से एक रिजोल्यूशन आ गया जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेनेटर साहब की, और उसको हमने पास करवाया जो कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बारे में था। तो मैं समझता हूं कि अगर अपोजिशन एक साथ हो, उसका इत्तेहाद कायम हो, ओपीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ पार्टी जो बाहर है पार्लियामान से उनके इत्तेहाद कायम हो, तो हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। बहरामंद साहब, आज आप लोगों को नोटिस मिल गया, आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नोटिस मिल गया, शोकास नोटिस मिल गया। बराबर साहब कहते हैं कि आपने बनाई पीडीएम, आपने सब जमातों को इकट्ठा किया, आपने इकट्ठे करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ये सारा सिस्टम किया, लेकिन आज आप लोगों को एक शोकास नोटिस मिल गया है। तो पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, आज को मिलने वाले शोकास नोटिस के बाद क्या आप समझते हैं कि अब आपका मुत्तहिदा पोजीशन में रहना ठीक है? ये जो बचकाना हरकत है, मेरे ख्याल में इस बचकाना हरकत को, इसको सियासी हरकत या सियासी रोल मैं नहीं कहूँगा।
जहाँ तक मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर और मैंने पॉलिटिकल तालीम हासिल की है, तो ये एक बचकाना हरकत पीडीएम के नून ग्रुप के और जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप ने किया है। मैं समझता हूँ कि ये अनाज़त की सियासत से बाहर निकल आना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, अगर जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप समझते हैं कि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौजूदा सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नालायक और नाहल हुकूमत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो ये बचकाना हरकत से बाज आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ओथ लेने पर तमाम अपोजिशन लीडरशिप को कन्विंस किया था कि एक्सपोज करना चाहिए इमरान को। आज वो एक्सपोज है। मेरी लीडरशिप ने ज़िमनी इलेक्शन पे तमाम लीडरशिप को कन्विंस किया, और आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया ने देखा कि पंजाब और केपी में नून लीग ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में और पीपल्स पार्टी ने सिंध में इलेक्शन जीता। फिर इन लोगों ने सिंध के इलेक्शन से बाइकाट किया। और मैं आपको बताता चलूं कि क्या पंजाब में नून लीग ने पीटीआई के साथ जो इत्तेहाद किया था और अनअपोज अपने सेनेटर को ले आए हैं, तो ये किसके कहने पर किया था? ये किसके साथ मुकमुका हुआ था? किसके साथ हुआ था ये बताइए। यही हम जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं जंगी साहब कि किसके कहने पे हुआ था? क्या मुस्लिम लीग नून अंदर से किसी के साथ मिली हुई थी, कोई डीलिंग आ रही थी, कोई बाम लोग, किसके कहने पे हुआ ये? देखिए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ट्रस्ट करते हैं। हमने 2008 में भी ट्रस्ट किया था, जो कि नून लीग को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत में शामिल करवाया था। और जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने कदम रखा तो भी हमने ट्रस्ट किया। और मैं समझता हूं कि वो ट्रस्टेबल नहीं है, वो अपना ट्रस्ट लूज करते हैं। इसलिए हमने कोई उंगली नहीं उठाई कि आप अनपोज को क्यों लाते हैं। हमने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ किया, इसलिए कि हम समझते थे कि पंजाब में हमारे एमपीएस कम है। तो हमने सोचा कि अगर ये आपस में ये जो पैसे का दौड़ है, ये जो खरीद फरोख्त है, ये जो मतलब कि आर्ट्स ट्रेडिंग करोड़ों रुपए की बोली लगती है, तो हमने जैसे 2008 में पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो लहजा है, बहरामन साहब, इस वक्त जो लहजा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, यही कुछ अरसा कबल हुकूमत के खिलाफ लहजा था। तो आप क्या समझते हैं, पीडीएम जो हुकूमत को मुश्किल में डालने निकली थी, उसी पीडीएम की वजह से हुकूमत कंफर्ट जोन में नहीं आ गई? मैं समझता हूं कि हुकूमत अपने किरदार से, अपनी नालायकी से उसने अपना इत्तेमाद खो चुका है। लेकिन पीडीएम में जो दो जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और नून ग्रुप, अवाम अभी समझती हैं कि जो वार करना चाहिए था, जो तरतीब करना चाहिए था, हुकूमत के बजाय मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने, हसन इकबाल ने और शाहिद हकान अब्बासी ने मुसलसल मेरी चेयरमैन, मेरी लीडरशिप पर, और मरियम नवाज साहबा ने जो नून की नायब सदर है, उसने मेरे चेयरमैन पर तनकीद किया है। लेकिन फिर भी मेरे चेयरमैन ने हमें मना किया था कि आप तनकीद न करें, आप जवाब न दें। आज भी मैं समझता हूं कि पीडीएम को मजबूत बनाना चाहिए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहिए। आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीएम की तरफ से आपको नोटिस मिला है, शो काज नोटिस। वो कहते हैं जब तक आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं देंगे, और जवाब तो दूसरे अल्फाज में है, तो उस वक्त तक हम आपको साथ नहीं रखेंगे। मैंने आपको कहा कि पीडीएम किसी की बाप की जागीर नहीं है। पीडीएम को मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी मेहनत से और तमाम लीडरशिप को कन्विंस करके नालायक हुकूमत के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी। मैं समझता हूं कि मैंने आपको कहा कि ये बचकाना हरकत है। मैं इस पे मजीद बात नहीं करता हूं कि उसने हमें नोटिस दिया है। ये बचकाना हरकत हम कबूल नहीं करते हैं। ये हमें अभी अंदाजा हो रहा है कि किसके कहने पर ये गेम खेला जा रहा है। ये होना चाहिए था कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के जो किरदार है उसके खिलाफ हमें यकजा मुत्तहिद होना चाहिए था, न कि ओ पीपल्स पार्टी की तरफ अपने तोपों का रुख किया है। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर जिसके मशवरे से नवाज ग्रुप के सेनेटर्स आए हैं, जिसके मशवरे से नवाज ग्रुप के मैनेज एमपीएस आ चुके हैं केपी में और पंजाब में, जिसके कहने से बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम। अच्छा, ये बता दें, अब जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बिलखसूस पंजाब में हो रहा है डस्के का इलेक्शन, तो आपकी क़यादत के खिलाफ तो खुल के बातें हसन इकबाल, शाहिद हकान अब्बासी, अतात तारड़ ये कर रहे हैं, और यही लोग वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी अब नून लीग के उम्मीदवार की वहाँ सपोर्ट करेगी? आपके लोग वहाँ जाके उनके जलसों में जाएंगे? देखिए, मेरी बात सुनी,
अगर हालात ये रही तो ये फैसला मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेगा कि ओ पीपल्स पार्टी के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, वर्कर्स को वहां भेजना चाहते हैं। लेकिन एक दफा फिर हम नून ग्रुप की लीडरशिप को और जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप को रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा का खौफ करे, इस मुल्क पे रहम करे, अवाम पे रहम करे, इदारों पे रहम करे। बसंत एहतराम, आप जिन्हें चेयरमैन कह रहे हैं उन्हीं को आपके ये करीबी इत्तेहादी जो है सियासी नौमौलूद कह रहे हैं। देखिए, यही वो नौमौलूद है जब 2018 के इलेक्शन के बाद जब इन लोगों ने ओथ न लेने का फैसला किया तो मेरे ही चेयरमैन ने एक्सपोज करने के लिए ओथ पे कन्विंस किया, और आज इमरान पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ। फिर ये जो अपने आप को लीडर कहते हैं, और हम भी लीडर कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, हम भी उनको मानते हैं, वो स्ट्रीट पावर रखते हैं, लेकिन इसने एक फैसला किया 27 अक्टूबर 2019 को लॉकडाउन का, जो मेरे चेयरमैन ने कहा था कि आप लॉकडाउन का फैसला इंडिविजुअल कैपेसिटी में न करें, ये वक्त नहीं है। अच्छा तंगी साहब, ये बता दें आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम जो है, आप समझते हैं कि हुकूमत को मजबूत करने के लिए आपके साथ ये खेल खेल रहे हैं? ये जो उनकी सोच है, उनका जो किरदार है, उनकी जो बचकाना हरकत है, इसकी वजह से हुकूमत मजबूत हो जाएगी। आप जो मौलाना फजल रहमान ने 27 अक्टूबर को जो लॉकडाउन का फैसला किया था, मेरे चेयरमैन ने कहा था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में फैसले न करें, रेबर कमेटी मौजूद है, रेबर कमेटी में ले आए ताकि उस पर हम बात करें और कंसेंसस से हम आगे बढ़े। और उस लॉकडाउन का फैसला मौलाना फजल रहमान के सामने शर्मिंदगी के साथ हुआ और ये वापस आ गए इस्लामाबाद से। अभी भी वक्त है। अच्छा बहरमान साहब, आपको 4 दहाइयां हो गई सियासत में, क्या आपने कभी ऐसी मिसाल देखी कि अपोजिशन में से ही कोई मुतालिबा करे कि हमें अलग से अपोजिशन बेंच अलॉट किया जाए? ये वही बात है कि 2008 में मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नून ग्रुप के लीडर मियां साहब को कहा कि आए हम सब मिलके, मैं आपको माफ करता हूं, अपनी जुल्म ज्यादती को माफ करता हूं, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आप मेरा साथ दें ताकि हम दोनों मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से निकाले। लेकिन उसने कोट पहन करके मेमोगेट स्कैंडल में अदालतों में चक्कर लगाना शुरू किया। तो ये वही एपिसोड दोबारा इन लोगों ने शुरू किया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसेंसस का नारा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक नहीं छोड़ेंगे, चलिए मुझे ये बताइए, के खिलाफ लड़ेंगे। क्या तंगी साहब, पीडीएम का इजलास होता है और आप जवाब भी नहीं देना चाहते, आप कहते हैं हम शोकास का जवाब नहीं देंगे, श्री रहमान साहिबा ने कहा है, और पीडीएम का इजलास होता है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें जाएगी, और जाएगी तो किस बुनियाद पे जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 फैसले किए हैं, एक पार्लियामान के अंदर मौजूदा नालायक हुकूमत के खिलाफ लड़ना और फिर पार्लियामान से बाहर रोड पे अवाम के लिए लड़ना। तो अपना जो मंशूर है, जो मकसद है, हम वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस मुंह से ये जो 2 पार्टी जो आप नाम ले रहे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम इज्जत देते हैं, लीडर है वो अपनी पार्टी के, लेकिन कम से कम अपने किरदार पे सोच ले कि वो किसको मजबूत बनाना चाहते हैं और किसको कमजोर करते हैं। यानी अपने गिरबान पे नजर दौड़ानी चाहिए। आप पहले खुद का एहतसाब करें, फिर दूसरों पे इल्जामात लगाएं, अपना माजी भी याद रखें, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बात करें। ये आपका मौके पे। बहुत शुक्रिया बहरमान तंगी साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान, जिसे ऐवान बाला कहा जाता है, वहां पर आज तल्खी हुई, और वो तल्खी अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान नहीं हुई, अपोजिशन और अपोजिशन के बेंचेस के दरमियान हुई। एक जानिब गुफ्तगू करने वाले वो थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार थे, लेकिन फिर उम्मीदवार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन्हें मुंतखब किया वही अपोजिशन लीडर बनने में कामयाब हो गए। तो उन्हीं पर उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, आइए पहले मुलाहिजा करते हैं। ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई और एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। यानी इसे कहते हैं अपोजिशन से अपोजिशन करना। ये मामला, ये सूरत हाल
क्यों बनेगी और ये कब बनेगी, इस बारे में राना अजीम साहब ने पहले से बताया था। क्या बताया था वो भी मुलाहिजा करते हैं। आने वाले दिनों में इनका दोबारा कट ज़रूर होगा, लेकिन इतना मुनाफिकाना कट होगा कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसला कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी से बदला ले। जो यूसर रज़ा गिलानी है उसका मुतबादल हम अपना एक बंदा जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं या कोई और हैं उन्हें खड़ा करेंगे वहाँ पे, और हर वो चीज़ जिसकी पीपल्स पार्टी कमिटमेंट करेगी यूसर रज़ा गिलानी उसको उल्टा करेंगे। राना साहब, खबर भी सच्ची, मामला भी वही, आने वाले दिनों में तलखी कम होती किसी सूरत दिखाई नहीं दे रही। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीएमएलएन पीपी को टफ टाइम दे रही है या पीपी पीएमएलएन को? देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को उतना नुकसान शायद हुकूमत की तरफ से ना पहुंचा हो, उतना नुकसान किसी और की तरफ से ना पहुंचे जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहुंचा देगी उसे। कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल, आपको मैं ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून उस जगह पे खड़ी हो गई है कि अगर वो कह रही हैं कि पीडीएम की 8 जमातें उनके साथ हैं, चले मैं आज एक और आपको खबर ब्रेक कर दूं, आने वाले चंद दिनों में पीडीएम की वो जमातें जिनकी तरफ से कहा गया कि जिनके की मुशावरत पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है, उनमें से 3 जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएंगी। या सर ये मुखालिफत की है किसी ने? बिल्कुल की है मुखालफत, बिल्कुल मुखालफत की है। देखिए, हमने 31 मार्च को कहा था कि मुस्लिम लीग नून एक अपना अलहदा अपोजिशन लीडर लाएगी, आज़म नज़ीर तारड़ जो है। आज आपने सुन लिया, उन्होंने आज अपनी अलहदा नशस्तें मांग, कहा हमें अलहदा बैठाया जी, हम असल अपोजिशन है। ये फैसले 31 मार्च से पहले हो चुके हैं, और ये फैसले जिस जगह पे हुए हैं वो इस्लामाबाद के एक बड़े सीनियर रहनुमा की रहायशगाह पे हुए हैं, और इन फैसलों की तईद जो है वो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ ने की है, और उनकी हदायत पे ये फैसले हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसले कर चुकी है। और मुस्लिम लीग नून के फैसलों में मियाँ नवाज शरीफ की मशावरत, मौलाना फजलुर रहमान की मजबूरी शामिल है। तो क्या मौलाना फजलुर, मैं कह रहा हूँ, लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान की मजबूरी शामिल है। तो क्या नून लीग मौलाना को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगी? अभी तक तो कर रही है, उसकी कुछ वजूहात है, मैं आज आपको अंदर की खबर दे दूँ। मौलाना साहब पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मुस्लिम लीग नून की है, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। उसे सियासी इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, माली इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ज़ाती तल्लक भी कह सकते हैं। आने वाले वक्तों में कुछ देने के हवाले से नशिस्तें भी हो सकती हैं, कुछ आगे उनसे वादे बईद भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मौलाना साहब ये शोकस नोटिस नहीं देना चाहते थे। मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ। मौलाना साहब चाहते थे कि ज़बानी कलामी सारा कुछ चले। मौलाना साहब नाराज़ थे और नहीं भी थे, दरमियान में रखना चाहते थे कि दोनों जमातें मेरे साथ रहे और मेरी वो चुदराहट, मेरा वो सदारत, मेरी वो चेयरमैनशिप कायम रहे। मौलाना साहब नहीं देना चाहते थे। मौलाना साहब को मजबूर किया गया, और इतना मजबूर किया गया कि फिर मौलाना साहब को ये कहा गया कि आप शोकाज नोटिस दे दें, उसके बाद हम कुछ बैठ के तय कर लेंगे। अगर आपने शोकाज नोटिस ना दिया तो मुस्लिम लीग नून और 2 और जमातें आपसे लहदा हो जाएंगी, और लहदा भी हो जाएंगी, और आपका सियासी कैरियर भी जो है वो बड़ा ख़राब होगा। बड़ा कुछ कहा गया। 2 जमातें उन्होंने कही, कौन सी? एक तो महमूद अचकज़ई साहब जो है सही, वो खड़ा हो गया जी, मैं तो जाऊँगा नवाज शरीफ के साथ, मैं जीऊँ मरूँ, मैंने उधर ही जाना है। और एक और सियासी जमात थी, वो मेंगल साहब थे। मेंगल साहब ने कहा फिर मैं भी उधर जाऊँगा, चूँकि आपको पता है अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो नाराज़ थे, कुर्बतें ज्यादा उनकी पीएमएलएन से, वो नाराज़ भी थे कि वो तो मांग रहे थे कि डिप्टी चेयरमैनशिप जो है वो उन्हें दी जाए, उसका उम्मीदवार उनका लाया जाए। ये मौलाना साहब का अचानक आ गया, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। और ये मौलाना साहब को जो उम्मीदवार आया, ये उस वक्त वो नाराज़ थे इस पे का क्यों हुआ। मौलाना साहब के उम्मीदवार आने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया ना उस वक्त, उन्होंने ज़रा उधर थोड़ा सा किया। मौलाना साहब ने भी कहा अच्छा रहे जी अख्तर मेंगल को मेरा आने दें। पीपल्स पार्टी तो मौक़िफ़ ये अपनाती है, हिस्सा तो नून लीग का बनता था, उन्होंने खुद दिया जेयूआईफे को। देखें, ये उन्होंने कहा ना। अब इसके बाद जब ये पोजीशन आई तो मौलाना साहब को नज़र आ गया कि ना मैं इस तरफ रहूँगा ना उस तरफ। मौलाना साहब ने मजबूरन ये शोकास नोटिस जारी करवाया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरे पास इतनी मुसद्दका इतला है कि मौलाना साहब मुसलसल राब्ते में है पीपल्स पार्टी के साथ, और ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, इस मामलों को तय कर लेंगे, आप गुस्सा ना करें। मौलाना साहब अब भी वो खेल खेलना चाह रहे हैं यासर
कि किसी तरीके से दोनों मेरे साथ राज़ी रहे, लेकिन अब दोनों राज़ी रहेंगे नहीं। ये तो वो है, करूँगा क्या जो मुफाहमत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बिल्कुल बात यह है कि आप क्या समझते हैं, ये जो दो बड़े लीडरों की ने जो ज़ुबान बंदी का रोज़ा रखा हुआ है, ये किस लिए रखा हुआ है? एक तो बीमारी की खबरें। वो भाई बीमारी क्या, कौन सी बीमारी है जिसमें ट्वीट तो हो जाता है, जिसमें ये मुशावरत हो जाती है, शो का नोटिस तैयार हो गया जनाब जा रहा है, लेकिन बयान कोई नहीं आता। ट्वीट देख रहे हैं डेली वो ट्वीट तक सियासत महदूद हो गई। वो तो ये कौन सी बीमारी है, हाथ चल सकता है जुबान नहीं चल सकती। ये ना मामला नहीं है भैया, मामला कुछ और है। कुछ कहते हैं ये किसी और तरफ से कुछ और मामला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत जल्द मैंने ये 8 दिन पहले हमारा प्रोग्राम निकाल लें। अब पिछले हफ्ते में हमने कहा था कि ये एक दफ़ा दोबारा इकट्ठे भी होंगे और अब इनकी तहरीक सिर्फ बजट के हवाले से चलेगी। चले राना साहब, इनके इकट्ठे होने की बात तो वो अभी देखते हैं कि इकट्ठे होकर फैसला क्या करते हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नया अलायंस बनाने पर गौर कर रही? चलें जी, एक और आज की आपको बड़ी स्टोरी दे दे। मेरे पास इतला ये है कि हुकूमत के अंदर मौजूद 4 मुख्तलिफ इत्तेहाद जो हैं, 4 मुख्तलिफ इत्तेहाद, 3 वो हैं जिनके हवाले से बड़े, जो 3 वो हैं जिनके हवाले से तो इनकी काफ़ी मुशावरत फ़ाइनल हो चुकी है। एक इत्तेहादी से बात करनी है या नहीं करनी है तो किस बुनियाद पे करनी है, उस पर काम चल नहीं। वफाक में जनाब, वफाक में काम शुरू हो गया है। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा, अभी तरदीदें आने तो शुरू हो जाएंगी, नहीं किसी के साथ बात नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, वफाक में किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने एक काम शुरू कर दिया, उनकी टीम तश्कील दे दी गई है। टीम ने राब्ते शुरू कर दिए हैं मुस्लिम लीग काफ से, MQM से, उसके बाद जनाब बलोचिस्तान की बाप, इनसे राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। और तीसरा राब्ता जो है GDA, चौथा राब्ता, उसके हवाले से थोड़ी सी इनमें आपस में कशमकश चल रही है कि GDA से अगर राब्ते करते हैं तो सिंध के अंदर जो मामलात हैं वो किस तरह चलेंगे, ये किस तरह होगा। MQM के हवाले से बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू करने की, अभी उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? कामयाब होते हैं, मुज़ाकरत नहीं होते, लेकिन एक नए इत्तेहाद के लिए 4 हुकूमती जमातों से राब्तों का सिलसिला शुरू करने की पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है। एक जो GDA है उसके हवाले से थोड़ी सी वो कशमकश का शिकार है, बाकी वो राब्ते उनके फाइनल है कि हमने राब्ते करने हैं। इसके लिए फिर एक जरदारी सब पे बारी, वो भी कोशिश होगी, और दीगर जो उनके रफ़का हैं वो भी इस पे अपना किरदार अदा करेंगे। कुछ और लोग भी किरदार अदा करने के लिए इनके बकौल इनकी जो आपस की एक बड़ी है, आपको पता ना आज बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई है। राना साहब ये बताइए, अगर PDM से ये अलहदा हो जाते हैं और इत्तेहादी मानते नहीं है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा अपोजिशन करने को तैयार है? बिलावल भुट्टो के बयान पे कौन सी अपोजिशन, मुझे बता दो। अपोजिशन का मतलब है कि सिंध से रिजाइन दे, सिंध हुकूमत छोड़ दे, वफाक। देखें, मैं कह रहा हूं कि ऐसा सिलसिला बनने जा रहा है कि आने वाले ये इलेक्शन ये नहीं होगा कि 3 माह या 2 माह में बिल्कुल सब कुछ तब्दील हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। हर बंदा अपने हिस्से का कुछ ना कुछ हिस्सा लेना चाह रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जनाब मैं एक बड़े इत्तेहादियों के साथ राब्ते करके PDM को ये जवाब दे सकूं कि अगर तुम नहीं तो ये है, तो फिर मैं हुकूमत से या किसी और से कुछ ना कुछ रिलीफ ले सकूं। पीपल्स पार्टी इन 4 इत्तेहादियों को साथ जोड़ के भी हुकूमत नहीं कर सकती ना, यस सर, वो उसी सूरत में कर सकती है। नो, ये इन इत्तेहादियों से राब्ते करने का मकसद ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक प्रेशर बनाने के लिए कि ये मेरे साथ हो सकते हैं। ये इत्तेहाद जाएगा दिखाने के लिए मुस्लिम लीग नून को, मौलाना फजलुर रहमान को, ये चाह रहा है। दूसरी तरफ आपको ये बता दूं, दूसरी तरफ एक कोशिश हो रही है कि एक दफ़ा दोबारा PDM वाले इकट्ठे हो जाए, लेकिन वो इकट्ठे ना इस्तीफे देने के लिए होंगे, वो इकट्ठे ना किसी और चीज़ के लिए होंगे, वो इकट्ठे सिर्फ अपने आप को सारे एक दूसरे को बचाने के लिए होंगे। वो एक जिस तरह होता है ना कि एक पहलवान नीचे गिर जाता है ना, कमज़ोर सा, जब सुना है ना आपने, तो वो एक कमज़ोर सा पहलवान जब नीचे गिर जाए ना तगड़े पहलवान से, तो वो नीचे से उसे कहना रेफरी खड़े हो जाए, भाई आप तो हार गए हो। कहता मैंने नहीं खड़ा होना। मैं क्यों, मैं खड़ा होऊंगा फिर मारेगा। ये सारे उसी तरह नीचे बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से एक दूसरे के साथ हम अटैच रहे। ये मामला है। आने वाले दिनों में राना साहब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो पंजाब और सिंध में क्या हुकूमत को मुश्किलात का सामना है या हुकूमत मुश्किलात को ओवरकम कर लेगी? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है सर, बहुत ज़्यादा। सिंध के अंदर तो जो हुकूमत को रिपोर्ट गई है वो ये है कि जनाब आप बुरी तरह हार सकते हैं। 249 में
बिल्कुल यही है कि बड़ी बुरी तरह हार सकते हैं, इसलिए काफ़ी वज़रा की वहाँ पे ड्यूटियाँ लग गई हैं, वहाँ पे बड़ी गवर्नर सिंह भी काफ़ी एक्टिव है हो गए। और पंजाब के हवाले से तो आपको मैं एक खौफनाक खबर दे दूँ। एक रिपोर्ट गई है कि जनाब बल्दियाती इदारों की बहाली के साथ महकमा बल्दियात जो है, इसके एक आला अफसर, मैं ये आपको, मैं उस अफसर का मेरे पास नाम मौजूद, मैं लूँगा नहीं, सही, एक बड़ा आला अफसर जो है वो मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत को इतनी इतलाएँ पहुँचा रहा है कि उस हलके में महकमा बल्दियात के किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या हदायत जारी की गई है, किसके ज़रिए कौन कौन से तरक्याती काम हो सकते हैं, कौन से किए जा रहे हैं, किस तरीके से हुकूमती उम्मीदवार को फ़ायदा दिया जा रहा है। और दूसरा वहाँ पे ये भी एक रिपोर्ट गई है जनाब कि वहाँ पे लगने वाले एक पुलिस के अफसर की तो कुछ तस्वीर चले गई हैं मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम शख्स के साथ कि जनाब ये जब पहले भी यहाँ पे लगे थे तो उस वक्त भी इनके बड़े ज़ाती रवाबत थे, और इतने ज़ाती रवाबत है कि जनाब आपका अगर आप कुछ करने लगेंगे या आप फेवर करने का मतलब फेवर देने लगेंगे तो वो नहीं हो, हालांकि हुकूमती उम्मीदवार को फेवर होती है। तो ये दो तो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके बगैर इलेक्शन सीधा होते ही नहीं, और इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स के दो अहम तरीन लोग जब किसी और को इतला दे रहे हो, मैंने कहा महकमा बल्दियात के मेरे पास नाम शामिल मौजूद है, पुलिस का मैंने आपको क्या हुकूमत ओवरकम कर सकती है इस पर? देखिए टाइम बड़ा थोड़ा है, पंजाब वाले इलेक्शन में तो बहुत थोड़ा टाइम है, और इतने थोड़े टाइम में अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इलेक्शन मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी आपको फ़र्क कम नज़र आ रहा है? देखिए एक ज़हन में रखिएगा, पीटीआई जीत सकती है पंजाब में, पीटीआई डस्के में जीत सकती है, लेकिन मार्जिन कम होगा। अब तो देखना यह है कि क्या कोरोना की इस सख्त तरीन जो लहर है तीसरी, इसमें इतना वोटर निकलेगा? टर्न आउट अगर वैसा ना हुआ, अगर टर्न आउट जितना टर्न आउट कम होगा उतना मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसान होगा। यानी टर्न आउट जितना ज्यादा होगा उतना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फायदा है। बिल्कुल इसी। हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत ओवरकम किस तरीके से करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मार्जिन कम है। टर्न आउट पे ज्यादा मुतासिर हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो कम रहा तो फायदा हो सकता है। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन बात करेंगे भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ की, जहां पर माओ बागियों ने हमला कर दिया और इंडियन फौजी हलाक हो गए। अभी तक जो एदादुशुमार सामने आए भारतीय मीडिया के मुताबिक वो तो 22 फौजी हलाक होने के एदादुशुमार है, लेकिन असल हकाइक क्या है? ये स्ट्रेटेजिक गलती है या इंटेलिजेंस की नाकामी है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा भारतीय फौज को? नाज़रीन खबरें तो ये भी हैं कि भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में अब भारतीय फौजी भी जाने से इनकारी हैं। वजूहात क्या है? वहां पर हालात के सख्त कशीदा राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, एदादुशुमार क्या एग्जैक्ट यही है, 22 फौजी मारे गए हैं, या फिर एदादुशुमार इससे ज्यादा है और हुकूमत छुपा रही है? देखिए हुकूमत छुपा रही है। मेरे पास जो इतलात हैं, मेरे ज़राए ने जो इतलात दी उसके मुताबिक 81 भारतीय कमांडोज, उनके बेहतरीन अफसर, उनके वो अफसर पुलिस एहलकार जिन्हें कहा जाता था ये कमांडोज हैं, वो मारे गए। 81 लोग मारे गए हैं। ये छुपा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तादाद को सामने लाना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम सामने आने शुरू होंगे। आप जरा गौर करें ना, वो कह रहे हैं 22 लोग, पहले 5 फिर 10 फिर 22। ये जो शख्स उन्हीं का एक मुलाजम पुलिस एहलकार, वो क्या कह रहा है? हमारे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। वो ये नहीं कह रहा कुछ लोग मारे गए हैं। भाई 20-22 तो कुछ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। पता नहीं, आपको पता है इनके बहुत से लोग तो वो हैं जो लापता हैं, बिल्कुल लापता हो चुके हैं। और मैं यासर आज ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कोई कुछ नहीं, आप नाहिली ना कहिए, जुल्म जब बढ़ता है ना तो मिट जाता है। तो ये जुल्म बारहा था। आपने इन्होंने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी, वहाँ पे नौजवान तुलबा को मारना शुरू कर दिया। अब आपने देखा, हमने वीडियो दिखाई कि हॉस्टल्स के अंदर आग किस तरह लगा रहे थे, केमिकल फेंक के जिंदा जलाना शुरू कर दिया। मासूम बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, मासूम लड़कियों के साथ किस तरह असपदरी कर रहे थे। अब जो खौफनाक सिनेरियो बनना जा रहा है यासर, बहुत खौफनाक चीज़ें हैं को जो भारत के अंदर। एक तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है भारतीय फौज को कहा गया कि आप उस इलाके में जाएं और जाके ऑपरेशन करें, तो भारतीय फौज ने इनकार कर दिया। उनका हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम नहीं ऑपरेशन करेंगे। जो पहले फोर्स कर रही थी वो ऑपरेशन करेंगे, वो भी करने के लिए तैयार नहीं, आप भी करने के लिए तैयार नहीं। हमारे जो लोग लापता हैं उनके लिए कुछ तलाश करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक नहीं, बागियों की एक्चुअल तादाद कितनी है? तादाद उनकी आप बताओ। अब आप
सिर्फ माओ भाइयों की क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपको अगली बात देता हूं। अब वहां पे एक इत्तेहाद बन गया यासर, और ये इत्तेहाद क्या बना है, ये इत्तेहाद बन गया, ये फ्रीडम फाइटर्स के नाम के जो है ना, ये इत्तेहाद बना है, और इसमें आंध्र प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत 8 और रियासतें हैं जहां पे जितनी ये तंजीमें थी, फ्रीडम फाइटर की तंजीमें थी, इन सब ने एक इत्तेहाद बना लिया। अच्छा, ये सारा इत्तेहाद जो बन गया, ये बन गया इंडिया हुकूमत के खिलाफ। ये आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, फ्रीडम का नारा लगा रहे हैं। अब ये इनकी तादाद 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख हो सकती है, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो गए ना, मुख्तलिफ रियासतों में ये इकट्ठे हैं। अब इन सब ने मिलकर फैसला कर लिया है कि चाहे एक की लड़ाई हो, अगर एक जगह पर एक ऑपरेशन शुरू होता है इनके फ्रीडम फाइटर के खिलाफ, तो चाहे वहां पे तमिलनाडु के हैं, चाहे वहां पे कोई और हैं, ये सब मिलकर उसके लिए फाइट करेंगे। और ये एक कितनी खौफनाक सिनेरियो बन चुका है कि भारत अंदर से टूटना शुरू हो गया है। किसी एक रियासत में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, बल्कि 1 दर्जन से जायद रियासतें हैं जहां पर यह सब कुछ हो गया है। अब जब ये सारे फाइटर इकट्ठे हो गए, इन्होंने फैसला कर लिया लड़ने का, और इसका इंजाम आप देखें क्या हुआ कि 2000 भारतीय एहलकार थे जो ऑपरेशन करने गए थे, 2000, तो उनमें से कितने वापस गए हैं, जरा उनकी गिनती देख लें, उनकी चीजें देख लें। तो यासर, ये आने वाले दिनों में भारत के अंदर 1 से ज्यादा इंडिया बनने वाली रियासतें बनने वाली हैं। 12 से ज्यादा रियासतें जहां पे बगावत खुल के कश्मीर से ज्यादा हो गई है। अगर आपकी आंखों पे ताकत की काली पट्टी बंधी हुई है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर जाहिर बात है कि आपके ऊपर भी जो हमला करेगा उसे भी आप दिखाई नहीं देंगे। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।